नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, और जीवन के हर क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप, मैरिज, स्टडी, पढ़ाई लिखाई या फिर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब हो। देखिए, जिनकी राशि मीन है और जिनका लग्न मीन है, दोनों को ही वीडियो दोनों के लिए ही है और दोनों से ही देखना चाहिए। आप अगर हमारे पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, फल दीपिका आदि पढ़ेंगे तो उसमें दोनों से दिया गया है। थोड़ा सा अंतर जरूर होता है पर देखना दोनों से ही चाहिए। इन केस क्योंकि दोनों से देख के आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, तो उसका एक तरीका होता है, इससे कैरियर की बात है, आपने दोनों से देखी, अगर दोनों में अच्छा है तो बढ़िया है, एक में अच्छा है एक में उतना अच्छा नहीं है तो मतलब नॉर्मल रहा, दोनों में अगर बहुत अच्छा नहीं है तो मतलब है कि वहाँ कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप कुंडली में ही देख लें कि लग्न में और राशि में स्ट्रांग कौन सा है। अगर लग्न में ज़्यादा ग्रह हैं और लग्न को ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं तो लग्न से देख सकते हैं, अगर आपको चूज ही करना है। ठीक इसी तरह अगर राशि में ज़्यादा ग्रह हैं, जहाँ पर चंद्रमा है और उसको ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं तो राशि थोड़ी डोमिनेंट हो जाएगी। कुछ गोचर हम सिर्फ राशि से ही देखते हैं, जैसे साढ़े साती है, ढैया है, ये सब पनौती है, ये सब राशि से, चंद्रमा से ही देखा जाता है। खैर, शुरुआत करते हैं। पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर, कुंडली पर, जो फिलहाल में आकाश में जो ग्रहों की स्थिति इस महीने में रहने वाली है उसके बारे में। देखिए, ये आपकी कुंडली है, इस तरह से दिखाई पड़ेगी। गोचर जो कुंडली है, एक जन्म कुंडली है आपकी, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा है, जो डिसाइड करता है क्या होगा। ये गोचर कुंडली है जो बताएगी कि इतने सारे करोड़ों अरबों लोग जो मीन राशि वाले हैं उनमें से क्या क्या संभावना बन रही है, और जो आपकी जन्म कुंडली में दशा महादशा आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई बहुत अच्छा योग है तो सारे मीन राशि वालों का अच्छा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी दशा महादशा है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम भाव है और ये 12 जो नंबर है, 12 नंबर की राशि है। चूंकि आपकी राशि 12वीं है काल पुरुष की, इसलिए 12 नंबर लिखा है। प्रथम भाव खाली है, दूसरा भी खाली है। तृतीय भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ और पंचम भाव खाली हैं, छठा भाव भी खाली है। सप्तम भाव में आप देखेंगे कि बुध है, सूर्य है और मंगल है। सप्तम भाव में बुध अपनी ही राशि में है और सूर्य मंगल जो है यहाँ पर, सूर्य 17 तारीख तक है। 17 तारीख के बाद सूर्य अष्टम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। और अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल 22 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे, तो उनका परिवर्तन होगा इस तरह से। बुध भी यहाँ पर 2 तारीख को आ रहे हैं, 2 अक्टूबर को, और नवम भाव में, भाग्य भाव में शुक्र भी यहाँ पर 2 तारीख को आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को जो है शुक्र यहाँ आएंगे और बुध चूंकि वक्री हो रहे हैं तो तुला से उल्टे आपके कन्या में आ जाएंगे। वो वक्री हैं तो उल्टा चल रहे हैं। केतु इस वृश्चिक में ही है, वृश्चिक राशि में आपके नवम भाव में, भाग्य के भाव में है, गुरु के भाव में, पिता के भाव में आप कह सकते हैं। दसम भाव खाली और एकादश भाव में गुरु और शनि है जो वक्री है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, बहुत बड़ी इस साल की घटनाओं में से एक है कि गुरु और शनि जो वक्री चल रहे थे पिछले कितने महीनों से, वो क्या होंगे, मार्गी होंगे। इनमें से बुध और गुरु जो है 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे आपके, और शनि जो है 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो शनि मार्गी जो होंगे बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। और गुरु का भी मार्गी होना बहुत बड़ा इवेंट है। उस पर अलग से भी वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम कवर तो करेंगे पर उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। सबसे पहले गुरु को ही देख लेते हैं। गुरु चूंकि आपके लग्नेश हैं और लग्न जो है वो कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरी कुंडली में आपके राजयोग हों, लक्ष्मी योग हों, विष्णु योग हों, किसी भी तरह के महायोग हों, का क्या कह सकते हैं उनको, महापुरुष योग हों, किसी भी तरह के योग हों, पर अगर लग्न और लग्नेश दिक्कत में है तो वो योग दिखते तो हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। भले महादशा भी आए, महादशा नहीं आए तब भी कम मिलता है उस चीज़ की। जैसे किसी ग्रह ने आपका अच्छा योग बना रखा है, शुक्र ने बना रखा है, पर शुक्र का महादशा ही नहीं आई तो अंतरदशा में थोड़ा बहुत वो दे पाएगा, पर महादशा आए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक इसी तरह अगर लग्न और लग्नेश कमजोर हैं
तो फिर भी मामला गड़बड़ रहता है। आप इस तरह से मान लो कि अगर व्यक्ति को चलना नहीं सकता, उसके पैर ही कमज़ोर हैं किसी तरह से, और उसको आपको प्लेग्राउंड भी दे दिया है, फुटबॉल भी दे दी है और बहुत कुछ दे दिया है उसकी लाइफ में, पर चूंकि वो चल नहीं सकता, इनेबिलिटी है एक तरह से, तो अपॉर्चुनिटी होके भी वो उनको गेन नहीं कर पाता। ये स्थिति आ जाती है लग्नेश की। करने वाला तो लग्नेश ही होता है। तो लग्नेश का वक्री से मार्गी होना ये बहुत बढ़िया न्यूज है मीन राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के भी पर उनका भी लग्नेश क्योंकि गुरु होता है, पर हम बात मीन की कर रहे हैं तो सिर्फ मीन को बोल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश जो हैं वक्री से मार्गी हो रहे हैं, और वो भी एकादश भाव में हो रहे हैं। तो लग्नेश का वक्री से मार्गी होना क्या है कि जिंदगी जो रुकी रुकी सी है ना, वो चल पड़ेगी थोड़ा सा, आप ऐसे समझ सकते हो आसान शब्दों में। जो कोई चीज़ ऐसी हो रही थी पिछले 3-4 महीने से आप करना चाह रहे थे, अटकी पड़ी थी और आपको लग क्यों नहीं हो रही, हो जानी चाहिए थी, वो हो जाएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, नेटवर्किंग में, फ्रेंड्स में, आपका आप कह सकते हो जो ग्रुप हैं आपके कहीं, वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है और उससे लाभ भी होने वाला है। मनी के जो तरीके हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ये असर लगभग सब पे पड़ेगा, कम या ज़्यादा। ज़्यादा किस पे पड़ेगा? जिसकी गुरु की दशा महादशा हो और गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मतलब गुरु आपके लग्नेश, अगर जन्म पत्री में ही कमजोर हैं फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उतना रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। पर हाँ, जन्म पत्री में अगर ठीक है तो जरूर उसका रिजल्ट आएगा। ये तो रहा वक्री से मार्गी होने का। अब इसके साथ साथ एस्पेक्ट पे रिजल्ट, जहां गुरु बैठे हैं और जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, वो क्या रिजल्ट रहेगा। देखिए, लग्न का स्वामी एकादश भाव में गया और दसम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में गया। तो एकादश भाव क्या है? एकादश भाव है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। एकादश भाव कहीं ना कहीं आपके मित्रों का भी है, नेटवर्क सर्किल का है, अपने कार्य से जो लाभ होता है, आप जो मेहनत करते हैं उससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो भी एकादश भाव है। तो अब ये दिखा रहा है कि अगर पहले भाव का स्वामी एकादश में आए तो व्यक्ति के फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, दोस्त वगैरह वो अच्छी तरह से बना लेता है और उसका फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा होता है और उससे उसको लाभ भी बहुत होता है। अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, सभी ना सही पर बहुत सारे। तो आपके भी फ्रेंड्स बनेंगे, नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एकादश भाव है। बड़े भाई बहनों का भी है। इसके अलावा आपकी होप्स, डिजायर, एस्पिरेशन, आप कह सकते हैं आशा, लक्ष्य, प्रेरणा, सपना। सपना वो नहीं जो हम रात को देखते हैं, वो सपना नहीं। 11वां भाव वो है वो सपना जो आपको सोने नहीं देता। वो ऐसा चीज़ जो आप कुछ करना चाहते हैं और आपको नींद नहीं आती है, रात को सोच रहे होते हैं कि भाई कल कैसे प्लानिंग करनी है। वही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है, वो जो चाह है जो आपको आगे खींचती है। जो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनके जीवन में ये जरूर होती है। और कई बार ये चीज़ कैरियर से अलग भी होती है, किसी की फ्रेंडशिप में भी होती है, किसी से मिलने की चाह रहती है तो रात को नींद नहीं आती है। कहीं घूमने जाना होता है तो सुबह पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि वो रहता है उत्साह कि कैसे क्या करना है। तो वही जो चाह है ना, वो एकादश भाव दिखाता है। जीवन में एक चाह उत्पन्न हो सकती है अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति। और यकीन मानिए जिसे यही पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है, तो बहुत कम चांस है कि वो वहाँ तक जा पाए जहाँ जाना है। और अगर चाह बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी जो इच्छा, गोल के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसके रास्ते ढूंढने लगते हो और कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँच ही जाते हो। तो वो चीज़ आ रही है आपकी कि आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति रास्ते भी खुलेंगे और चाह भी खुलेगी और आप उस तक पहुंच भी पाओगे। दसम भाव का एकादश में आना मतलब आप जो मेहनत करोगे उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ सकते हैं। अब ये बात आएगी कि सभी का ऐसे होने वाला नहीं। शुरू में ही मैंने कहा है आपसे कि जन्म पत्री डिसाइड करती है क्या होना है। अब उसमें आपकी गुरु की दशा ही ना हो तो ऑफ कोर्स गुरु के जो रिजल्ट होंगे वो न्यूनतम होंगे, पर कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस आएगी और कुछ ना कुछ तो अच्छा आपके लिए ज़रूर होगा आपके जन्म पत्री के अकॉर्डिंग। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने के कुछ काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय। जो लोग काउंसलर हैं, टीचर हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड हैं,
किसी तरह का ऐसा काम है उनका जो वाणी से रिलेटेड है, जिसमें टीचिंग होती है, लॉयर हैं क्योंकि गुरु जो हैं लॉ भी हैं, उस तरह के कामों वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु से फाइनेंस का जो काम है वो भी कहीं ना गुरु से जुड़ा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब गुरु की दृष्टियों को देखें तो 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि और सप्तम पर। अब ये दृष्टियां ज्यादा रिजल्ट देने वाली हैं क्योंकि वक्री नहीं है ना, मार्गी है, अब सीधा काम करने वाली हैं। और लग्नेश जब वक्री होता है तो लाइफ थोड़ा रुक सा जाती है खासकर, और अब जो मार्गी हो रहा है उससे इन चीजों में आपका होगा जीवन सा आएगा। इससे तृतीय भाव है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका बात करने का जो तरीका है वो ज्यादा आप कहोगे इंटरेक्टिव हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन में वो बात होगी कि लोग आपको ना रेस्पेक्ट देंगे, पसंद करेंगे, आपकी बात को मान जाएंगे। वहीं बच्चों के साथ भी रिश्तों में सुधार आएगा और बच्चे भी आ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई पुत्र या पुत्री आए, संतान आए, तो वो योग बन रहा है, वो योग बन रहा है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है और आप जन्म कुंडली बाय चांस नहीं दिखाना चाहते हैं फिर भी, तो क्या करें? एक तो यही है कि संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। आप उसकी विधि के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। चांदी की या चांदी जैसे कलर की कोई बांसुरी जो है भगवान कृष्ण के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं और संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें मन से, दिल से, श्रद्धा से, तो जरूर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और गुरु कहीं ना कहीं शादी के ऑफर भी लेकर आ रहा है, शादी के, मुलाकात के, प्रेम के, किसी से मिलने के। और ये योग बहुत सारे योग मतलब बहुत सारे ग्रह कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। सप्तम में इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं। ऐसे में आपकी जन्म पत्री में ये ग्रह अगर सप्तम में रहे और उनकी दशा महादशा चल रही हो फिलहाल में, और ऊपर से गुरु की दृष्टि आ रही है, तो फिर मतलब बहुत सारे लोगों का ना किससे मुलाकात का, प्रेम का, और तो और किसी पुराने प्रेमी या पुरानी प्रेमिका या पुराने फ्रेंड। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो जो प्रेम हो वो हस्बैंड वाइफ वाला भी हो, कई बार कोई बहुत अच्छे दोस्त भी आपके जो हैं वो, उससे भी मुलाकात आपकी हो सकती है। बहुत अच्छे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ये सप्तम भाव मैरिज का ही नहीं है, ये आपका प्रोफेशन का भी है, ये आपके बिजनेस का भी है। क्लाइंट इंडिपेंडेंट जब हम काम करते हैं, वो उस तरह का जो बड़ा बिजनेस होता है उसका भी है, फेम का भी है, लोगों से जो इंटरेक्शन है वो बढ़ने वाला है आपका। ये जो है गुरु करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए दूसरा बड़ा परिवर्तन शनि का होगा। 11 तारीख को शनि जो है वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये देखा जाए कि शनि किन भावों के स्वामी है, उन्हीं पे फर्क पड़ेगा। और फिर कहाँ बैठे हैं उसको देखते हैं। आपकी कुंडली में शनि 11 में और 12 में भाव के स्वामी है। तो 11 में भाव की हमने बात की, प्रॉफिट है, गेन्स है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, फ्रेंड्स हैं, बड़े भाई बहन है, इच्छा है, गोल्स हैं लाइफ के। और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, व्यय है, किसी चीज का खो जाना है, मिट जाना है, आश्रम है, हॉस्पिटल है, जेल है, फॉरेन लैंड है, बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। तो इन सब का जो स्वामी था वो वक्री से मार्गी हो रहा है। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं, अगर कोई विदेश जाना चाह रहा था तो पॉसिबिलिटी थी कि उसमें रुकावट आए, ना जा पाए, अब बन रही है। अगर किसी चीज के लिए आप खर्चा करना चाह रहे थे, कुछ इवेंट करना चाह रहे थे जहां पैसा खर्च होगा, तो वो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कहीं आप करना चाह रहे थे और किसी कारण से कुछ बातें हो नहीं पा रही, तो उसके भी योग बन रहे हैं। तो शनि भी बकरी से जो मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है आपके लिए। और यहाँ पर शनि अकेले नहीं है, उन पे गुरु की भी दृष्टि आ गई है। शनि नॉर्मली जहां पर बैठता है वहां पर हार्ड कर्मा होते हैं, थोड़े से टफ कर्मा होते हैं, थोड़े से कठिन कर्मा होते हैं। उच्च का भी हो भले ही, जैसे आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाए उच्च का होकर, तो घर जमीन वगैरह तो देगा, पर कहीं ना कहीं आपको घर जमीन की वजह से या घर जमीन के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कठिन कर्मा को दिखाते हैं। पर ऐसे में जब गुरु है वहां पर, तो फिर वो थोड़ा ऑस्पिशियसनेस आ जाती है। तो फिर आप कह सकते हो उसमें मंगल आ जाता है। गुरु जहां भी बैठते हैं उसको शुभ कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो शनि है, जो मार्गी हो रहे हैं, वो गुरु के साथ हैं। और इन दोनों की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर संतान के योग बना रही है, स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बना रही है।
स्पेकुलेटिव गेन्स, क्रिप्टो करेंसी, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, जो आप उस तरह के लाभ जहाँ पर भाग्य से लाभ होता है वहाँ से लाभ को यहाँ पर दिखा रही है। आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा कर पाएँ। उसके लिए क्या करें आप, तो माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं एज ए रेमेडी। ओम एम महासरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई जिनका एम है, तो वो ये मंत्र बहुत अच्छा है उनके लिए। माता सरस्वती की पूजा करें। शनि की अब दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि लग्न पर है, पंचम भाव पर है, संयुक्त दृष्टि और अष्टम भाव पर है। लग्न पर जो दृष्टि है शनि की, वैसे तो चीज़ों को रोकती है, रोक ही रही थी अभी तक भी, पर अब क्या हुआ है कि शनि की दृष्टि अभी भी थोड़ा चीज़ों को रोकेगी। अगर शनि की दशा है तो, गुरु की नहीं है, शनि की है तो, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसमें हल्की सी तेजी आएगी, क्योंकि लग्नेश वक्री से मार्गी हो रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ा एफर्ट बढ़ाती है जहां पर भी पड़ती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों के भाव पे तो मामला अच्छा है, क्योंकि वहां पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि है, वो हमने बात की है। पर इन लॉस का जो भाव है, शादी के बाद की जो लाइफ है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, वहां पर थोड़ा सा हार्डशिप रह सकती है, खासकर कि 17 तारीख के बाद, क्योंकि वहां पर सूर्य भी पहुंच जाएंगे। शनि की दृष्टि सूर्य पर आएगी, अष्टम भाव है, वहां पर सूर्य है, ऊपर शनि की दृष्टि है। तो मैरिज लाइफ के मामले में जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है, आपस में खटपट रह सकती है। जो सिंगल है उनके लिए प्रेम मिलने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम है। कौन सा प्रेम? वो शुरू का प्रेम जिसमें हम सोना भूल जाते हैं, हमको व्यक्ति की कोई माइनस है वो दिखाई नहीं पड़ते। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, वो पंचम का प्रेम होता है और बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उसकी आवाज़ भी सुनते हैं तो हमको मतलब 2-3 मिनट के बात करने के लिए लोग 2-3, 4-4 घंटे तक वेट करते हैं। वो तरह का जो प्रेम, शुरू का जो प्रेम है, उसके लिए अच्छा है, किससे मुलाकात के लिए अच्छा समय है। पर जो लोग शादी में है पहले से ही, वहाँ थोड़ा खटपट रहेगी। कारण शनि की दृष्टि है, और इससे पहले भी मंगल और सूर्य जो हैं सप्तम में है, फिर अष्टम में है। दोनों ही भाव जो हैं इस चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। सूर्य किसी चीज़ के लिए अच्छे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं आपके बुध के ऊपर। देखिए सप्तम भाव में है और वहाँ पर मंगल और सूर्य हैं। ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। पर अगर किसी की बुध की दशा महादशा है और बुध कुंडली में अच्छे हैं तो एक स्पेशल कंडीशन होगी। उस मामले में आपके स्पाउस की तरक्की होगी, उनकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ सकती है, शादी विवाह में भी अच्छा रहेगा और आपके बीच में क्लोजनेस भी आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। क्योंकि बुध यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, खास करके 22 तारीख तक। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा साथ में रहते हैं तो उसका योग का असर कम हो जाता है। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बुध वक्री है तो रिजल्ट हल्का सा कम हो जाता है। और जब भी बुध वक्री रहते हैं तो कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत ध्यान से करना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। जब भी किसी चीज़ की खरीद फरोख्त करते हैं आप, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हो, या आप किसी को कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पर गलती होने का चांस रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। पर एक गलती ऐसा नहीं कि हमेशा गलती से नुकसान ही होगा, गलती से लाभ भी हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। भद्र जो योग है उसकी बहुत प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। कहा गया है कि अगर जन्म से हो इस तरह का योग तो ऐसा व्यक्ति बहुत विश्व स्तरीय वक्ता होता है, मतलब कि बहुत अच्छा बोलता है और उसका यही गुण उसको बहुत ऊपर उठा देता है। उसके पास घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला सब कुछ होता है। राजा लोग भी उसकी इज्जत करते हैं और व्यापार में वो निपुण होता है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अगर जन्म से ऐसा योग है तो इसको भद्र नाम का योग बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए चामारा नाम का योग भी बन रहा है। वो क्या होता है, अगर 7वें, 8वें और 9वें इन 3 भावों में 2 बेनेफिक, 2 शुभ ग्रह आ जाएं, तो यहाँ पर देखिए बुध हैं और शुक्र हैं। बुध शुक्र जो है बेनेफिक हैं, गुरु भी बेनेफिक हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये योग बन जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है, उसके जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाएं आती हैं, तो उसकी योग आपके मीन राशि वालों के में बन रहे हैं। इसके अलावा भद्र की हमने बात की, बुध और मंगल का राजयोग भी है।
अब देखिए मंगल को अगर हम देखेंगे तो मंगल यहाँ पर आपके त्रिकोण के, बल्कि त्रिकोण, देखिए पंचम भाव को त्रिकोण बोलते हैं, नवम भाव को कुछ लोग त्रिकोण बोल देते हैं कि मतलब त्रिकोण का भी त्रिकोण है, शुभ का भी शुभ है। तो बुध उस भाव के मालिक हैं, और अगर हम मंगल जो है उस भाव के मालिक हैं, और किसके साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हैं जो केंद्रों के मालिक है। केंद्र त्रिकोण के मालिक जब साथ में बैठ जाते हैं, खास करके केंद्र त्रिकोण में, तो राजयोग बनाते हैं। कहां बन रहा है राजयोग? सप्तम भाव में बन रहा है। तो सप्तम भाव क्या है? मैरिज है आपकी, आपकी मैरिज है, आपका बिजनेस है, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी लोगों से जो मुलाकात है वो है, तो वहां पर राजयोग बन रहा है। तो पहली बात तो आपको अपना फ्रेंड्स बढ़ाने होंगे, नेटवर्किंग बढ़ानी होगी। अगर बिजनेस है तो उससे लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, और आपके स्पाउस को, आपकी पति पत्नी को लाभ हो सकता है, उसके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। ये कर रहा है कौन सा योग? मंगल और बुध का योग। इसके अलावा यहाँ पर बुध आदित्य योग भी है। बुध और सूर्य जो है केंद्र में बैठे हैं, भले ही यहाँ पर सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हो, पर केंद्र और त्रिकोण में बनने वाला बुध आदित्य योग आपकी वाणी के थ्रू, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के थ्रू लाभ देता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ही ऐसा कुछ अट्रैक्शन होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी बनाई हुई चीज़ों को देखना, सुनना या समझना चाहते हैं, तो बुध आदित्य योग वो देता है। अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो वो योग बना हुआ है आपका। कब तक? 17 तारीख तक, सप्तम भाव में। तो ये सारे अच्छे योग भी हैं। तो ऐसा नहीं सप्तम भाव नेगेटिव है। हाँ, जो मैरिज लाइफ में है लोग, और जिसकी मंगल या सूर्य की दशा महादशा है, और उनकी कुंडली में भी अगर मंगल मांगलिक है, या सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, या राहु केतु की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं है, जैसे राहु यहाँ पर है, या राहु यहाँ पर है, या राहु यहाँ पर है, तो फिर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा एक दूसरे से ना झगड़े वगड़े बढ़ सकते हैं, गुस्से की कंडीशन रह सकती है, अधैर्यता के कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं। देखिए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो ये समझे कि हर चीज़ में ना कहीं अपना भी कर्म छुपा है। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति की गलती तो है ही, पर कहीं ना कहीं हमारा भी कोई ना कोई कर्म हो सकता है। तो उसको इस चीज़ से भी लें कि हमारा भी एक कर्म ना ख़त्म हो रहा है, कट रहा है। ये एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी व्यक्ति में पहले ये बताने से पहले कि उसके अंदर अवगुण कौन से हैं, ये भी बताएं कि उसके अंदर गुण कौन से हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, चाहे तो वो लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, ईर्षा हो, अहंकार हो, मद मात्सर्य जो भी हो, भय हो, किसी ना किसी शत्रु ने आपके बुद्धि पे कब्जा कर जरूर लिया है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसके अंदर कोई गुण हो ही नहीं। नहीं ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो दुर्भाग्य हो जिसके भाग्य में, बस कहाँ उसका भाग्य है, कौन सा उसका गुण है, ये वाली बात है। तो दुर्गुणों के साथ साथ व्यक्ति के गुणों पे भी ध्यान दें, और फिर जहाँ तक पॉसिबल हो अपने अंदर भी कुछ देखें कि हमारे अंदर भी कोई दुर्गुण होंगे। तो क्या हम अपने दुर्गुणों को इतना सीरियसली लेते हैं जितना दूसरों के ले रहे हैं या अपनों के ले रहे हैं? बताओ, अपनों के तो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं रिश्तों को सुधारने में मदद करेगी। गलतियां आपसे भी हुई हैं तो आपने उनको कैसे माफ़ किया है? बिल्कुल भूल गए तो फिर दूसरे की भी भूल जाइए, उससे भी आपको सहायता मिलेगी। और बाकी हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सूर्य को नमस्कार करते रहें, भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर आप कह सकते हैं ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। कोई भी भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी बुध, सूर्य और मंगल इन तीनों में से किसी की भी महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में ये ग्रह सप्तम भाव में ही है, तो फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि उस केस में ये आपके हेल्थ के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। आखिर मारक भाव है, 2 मारक भाव होते हैं, द्वितीय और सप्तम। सप्तम ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि अष्टम से 12th होता है। अष्टम आयु का भाव है, लोग इसको मृत्यु भाव समझ लेते हैं, ये आयु का भाव है। अब इससे 12वां जो इसको कम करता हो वो 7वां भाव है। देखिए, कुंडली का चमत्कार देखिए आप, पहला, 5वां और 9वां जो धर्म के, हेल्थ के भाव है ना, उससे वो किससे बारे में है? 2, 6, 10 जो कार्य का भाव है।
जो स्टेटस का भाव है, जो धन का भाव है। तो उनमें एक बैलेंस बना के रखना होता है। अगर एक चीज के पीछे ज्यादा आप भागेंगे तो आपका दूसरी चीज का नुकसान होगा। इसी तरह से दो कहावत भी है, जान है तो जहान है, और दूसरा ये भी है कि अगर जिंदगी बनानी है तो कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी भी पड़ती है। तो ज्योतिष में भी यही दिखता है। आप देखोगे धन का भाव उससे 12वां लग्न का भाव है, मतलब लग्न जो है धन का नुकसान है अपने ऊपर ज्यादा, तो ये बैलेंस है। यहां पर भी आप देखोगे छठा भाव जो कि सर्विस का है, इससे 12वां पंचम है, 10वां भाव से 12वां नवम भाव है। तो इनमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तब आप व्यक्ति जो है आप कह सकते हो कि तरक्की करेगा भी, और साथ में स्वास्थ्य है, अपना परिवार है और खुद है उस पर भी ध्यान दे पाएगा। क्योंकि नवम भाव से आपके पूर्वज आ गए, पंचम से आपके बच्चे आ गए, और लग्न भाव से आप आ गए, और आपके सामने सप्तम भाव की पत्नी आ गई। तो वो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर हो सकता है मामला। तो स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पे छुपी हुई है। इसके बाद देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, इस भाव को भी हमने कवर कर लिया, पर थोड़ा सा और बताते हैं कि भाई 17 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 22 तारीख के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे। जब मंगल यहाँ रहेंगे तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पर राजयोग है, धन योग है, पैसे के मामले में अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी और द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर अपनी ही राशि पे धन को बढ़ाने वाली होगी और आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली होगी, और जॉब मामले में अच्छी है। बस थोड़ा सा अधैर्यता और गुस्से पर ध्यान रखना है आपको। और जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो स्पाउस के परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं है, स्पाउस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और उसकी जो दृष्टियां हैं एक धन भाव पर रहेगी। धन के लिए तो यहाँ भी ठीक है, कहीं ना कहीं धन की रक्षा करेगी। और 1 2 3 4 एकादश भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो भी भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, धनेश की, वो भी बढ़िया है। और तृतीय भाव पर जो दृष्टि है वो थोड़ी सी राहु पर है, वो थोड़ा सा आपका पड़ोसी के साथ या कम्युनिकेशन में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा गुस्से में आप कुछ बोल सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। रेमेडी हनुमान जी की पूजा करें, उन पे सिंदूर आदि चढ़ा सकते हैं, और बजरंग बली का आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें और उनके गुणों को भी अपनाएं। सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, किसके, आपके भी और आपके स्पाउस के भी। अगर सूर्य की दशा महादशा है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। खासकर अगर कुंडली में भी सूर्य यहाँ पर हो तो 17 तारीख के बाद सूर्य आपके अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में सूर्य स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे हैं, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन कर सकते हैं क्योंकि नीच के रहेंगे। और स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें, खास करके अगर आपके भी सूर्य यहाँ पर है तो। अदरवाइज ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर आंखों का थोड़ा ख्याल रख सकते हैं। बॉस के और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो लाभ होगा। सूर्य की दृष्टियां तो यहां से देख ही सकते हो आप, यहां पर जब रहेंगे तो लग्न पर रहेगी, यहां से द्वितीय भाव पर रहेगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि अच्छी है, धन के मामले में ठीक है, पर यहां पर जब सूर्य है तो आपके अंदर या आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के अंदर ईगो थोड़ा सा हो सकता है कि कौन बड़ा है, थोड़ा सा अहंकार रह सकता है। वो चाहेगी या चाहेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो मान लें कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना दें, अपने लक्ष्य पे ही ध्यान दें। कई बार तो हम छोटी सी बात पे इशू बना लेते हैं, बल्कि उसमें कुछ ध्यान देने का होता ही नहीं। और ये बात कई बार तो बहुत से टैलेंटेड लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने से रोक लेती है, और इसकी उल्टी बात थोड़े कम टैलेंट लोग भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको फोकस होता है, ध्यान होता है, अपनी जो ऊर्जा है वो अपने लक्ष्य पे ही लगाते हैं। कुछ लोग टैलेंटेड तो होते हैं पर उनकी ऊर्जा इधर उधर लगती रहती है और वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते इस वजह से। तो बहुत बड़ी बात है कि टैलेंटेड होने से भी ज़्यादा वाइज होना, ज्ञान होना, और फिर उसका यूज कर पाना। इसके बाद देखिए आ जाते हैं नवम भाव पर, केतु और शुक्र हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, भाग्य के भाव में आ रहे हैं, केतु के साथ हैं। तो 17 तारीख के बाद पिता का ख्याल रखें। भाग्य के मामले में स्त्रियां आपके लिए लकी हो सकती हैं, और पर चूंकि शुक्र केतु के साथ हैं तो थोड़ा सा जिनकी शुक्र की दशा है, अगर जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं डिस्पैशन रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है प्रेमी या प्रेमिका से, और भाग्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देगा। यहाँ पर मैं कहूँगा माता लक्ष्मी की पूजा करना ज़रूरी है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साफ सफाई का ध्यान रखें। अमावस्या वाले दिन
घर में अगर कोई कूड़ा वगैरह कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं तो उसको ज़रूर निकाल दें। 6 तारीख की ही अमावस्या है, अश्विनी अमावस्या है, और कुछ अपने पूर्वजों के लिए दान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ यात्रा का योग जरूर बनता है। आपके छोटे भाई या पड़ोसी कहीं बाहर जा सकते हैं, आपके इन लॉज आदि भी कहीं बाहर जा सकते हैं, और आपको आपके इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो उसमें आपके इन लॉज की जो सलाह है वो अच्छी रह सकती है, इसलिए उनसे लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है, क्योंकि एक तरफ तो उनसे लाभ की उम्मीद बन रही है, दूसरी तरफ कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि उनसे कुछ रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस आए। तो ऐसे में क्या होगा, आप शायद पूछ भी ना पाएँ उनकी हेल्प के लिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, गुरु और शनि की हम बात कर चुके हैं, लगभग सारे ग्रहों की बात की है। तो आप क्या करते हैं, इस महीने के त्योहारों की बात कर लेते हैं। 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, जय शिव शंकर, और 6 तारीख को बुध को अमावस्या है, अश्विनी अमावस्या है। जैसे मैंने कहा, इस दिन दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, मंत्र आदि करना भी बहुत अच्छा होता है। अमावस्या को हम पितरों से जोड़ते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जोड़ते हैं, तो उनको याद करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया है। 7 तारीख को गुरुवार को आप शरद नवरात्रि शुरू होंगे, माता की पूजा शुरू होगी, तो व्रत रहें, माता के जो गुण हैं उनको बखान करें, उनको सीखें, उनको जीवन में उतारें, तो सारे ग्रहों की रेमेडी हो सकती है, संभव है। और 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को मंगलवार को आप कह सकते हो कि नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, मतलब अष्टमी आ जाएगी, दुर्गा अष्टमी की पूजा आएगी। 14 तारीख को नवमी है, और 15 तारीख को आपका दशहरा हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। और इस समय में रामायण की कथा सुनना भी बहुत अच्छा होता है। माता की तो सभी लोग व्रत करेंगे ही करेंगे। अष्टमी को या नवमी को माता को पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग आदि का जोड़ा चढ़ाना बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। इसके साथ साथ माता की पूजा आप अपने मंत्रों से कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी मंत्र हो, जो आप चाहे माता के किसी भी मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है फुल डिवोशन से की जाए, क्योंकि गलती तो आपसे होगी कहीं ना कहीं कर्म कांड में, पर डिवोशन कैसा है, माँ के प्रति आपका आकर्षण कितना है, मन से कर रहे हैं आप पूजा, सिर्फ भक्ति से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 16 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, रविवार, ये शनिवार की होगी। रविवार को 17 तारीख का प्रदोष व्रत है, शिव जी का व्रत है, भोलेनाथ का व्रत है। और 17 तारीख को ही तुला संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 तारीख को बुधवार को अश्विनी पूर्णिमा है। पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका चंद्रमा थोड़ा सा, अमावस्या में भी यही है, जिनको पितृदोष हो या प्रेत श्रापित योग हो या विष योग हो, उनके लिए अमावस्या का व्रत, पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा होता है। 24 तारीख की संकष्टी है रविवार की, और गणेश चतुर्थी की जैसा ही इसको आप मानते हैं, और करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत है। तो ये थे इस महीने के त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमारे कल्चर से हमको जोड़ते हैं, कुछ अच्छा करने की, अच्छा सीखने की प्रेरणा देते हैं। नहीं तो हम जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं, उसी में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो इसलिए त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा, कुछ आपको सीखने को, कुछ प्रेरणा भी आपको मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं लाइक कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इस सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।